हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी में जनरल साइंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, उसका हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। उसी हम नेक्स्ट सीरीज में हम लोग आज हम बात करेंगे। ओके, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो अगर आप देखिएगा जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है ना, सभी में कार्बन तो पाया ही जाता है, यानी कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है ना, सभी कार्बन तो होते ही होते हैं। ठीक है, ठीक। तो हो सकता है किसी में ऑक्सीजन ना हो, लेकिन कार्बन तो होना ही होना है, इसके बिना लिविंग कैरेक्टर आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसे करेक्ट, संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता इसेंशियली एकदम पाया ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक दो एमसीक्यू देख लेते हैं कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के जो क्रस्ट है ना, उसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 0.02%, इसमें कार्बन की हम बात करना चाह रहे हैं कि अर्थ के क्रस्ट में कितना कार्बन पाया जाता है। बताइए, 0.02% पाया जाता है। ठीक है, जिसको मिनरल्स के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कोल पेट्रोलियम के फॉर्म में। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन की बात किए थे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे क्या कि कार्बन इतना ज़्यादा, मैंने हर जगह कार्बन क्यों है। तो इसका दो कारण है। अगर आप पढ़िए क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, तो उसका दो प्रॉपर्टी, एक कैटिनेशन उसको बोलते हैं और दूसरा उसका टेट्रावेलेंसी। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो कंपाउंड बनाता है। एक और एमसीक्यू देख लेते हैं, यूरिया को सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर कौन सिंथेसिस किया था, बताइए कौन बनाया था। फ्रेडरिक ओहलर बनाया था। कौन बनाया था बताइए, फ्रेडरिक ओहलर बनाया था। ओके, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे पता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन कहाँ अब्सेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे होता है हाइड्रोकार्बन, केरोसिन क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, इसलिए उसमें क्या होता है कि जो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। कांच में रहेगा, जैसे सिलिका है तो SiO2 उसमें ऑक्सीजन रहेगा। मिट्टी में तो एकदम रहेगा ही रहेगा, किसी ना किसी का तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्सीजन रहेगा। सीमेंट में भी सिलिका होता है तो उसमें भी SiO2 रहेगा ही। ठीक है, तो जो आप मिट्टी का जो तेल है, किरोसिन जो है ना, वो एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ठीक, इसमें क्या होगा, किरोसिन हो जाएगा। अब हम बात करें किरोसिन जो हाइड्रोकार्बन से प्राप्त करते हैं, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन हो गया, वो पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, भंजन आसवन विधि के द्वारा नहीं। ठीक है, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग किरोसिन हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, वो हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ग्लास की, कांच। तो कांच के बारे में, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसको इतना कूलिंग किया गया है कि वो सॉलिड बन गया है। ठीक है, तो इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ठीक है ना, और कांच का जो मेनली रूप से कंस्टिट्यूएंट मैटर क्या होता है, सिलिका है, SiO2 है। क्या है वो, SiO2 है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन पूछता है, किस कांच का प्रयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। उसको बोलते हैं क्या, रेसेदार कांच या फाइब्रस ग्लास। तो फाइब्रस ग्लास का यूज जो है ना, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। एक होता है कांच का एनिलिंग करना है, एनिल्ड। तो एनिलिंग क्या होता है बताइए, कि किसी कांच को आप पहले हीट कर दीजिए, फिर उसको कूल कर दीजिए, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बताइए, एनिलिंग कहा जाता है। पहले उसको गर्म कर दीजिए, फिर उसको क्या कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, उसी को एनिलिंग कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है। आप अभी देखे होंगे कि अलग-अलग कलर का ग्लास होता है, तो अलग-अलग काँच का कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ जो जो कंपाउंड है, एक अलग प्रकार के कंपाउंड मिलाए जाते हैं, ठीक है? उसमें कुछ याद रख लीजिएगा, जैसे ब्लू कलर जो है ना, वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। वो क्या होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण क्या होता है? ब्लू कलर होता है। ग्रीन कलर सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, ठीक है? रेड कलर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 के कारण होता है। ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है? ओके। अब आप देखिएगा क्या कि किसी ग्लास पे, ठीक है ना, तो कोई भी जो ग्लास पे ना तेलीय चित्र जो बनाया जाता है ना, कोई ग्लास है, कांच है, उस पे आप फिगर बनाइएगा, उसे फ्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, फ्लोरीन का यूज किया जाता है कि किसी ग्लास पे चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का यूज उस पे किया जाता है, ठीक है? ओके। अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की, ठीक है, मिट्टी की। तो मिट्टी का स्टडी क्या कहलाती है? पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है? मिट्टी के स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? अब हम बात करें क्या है ना, इंडिया के 40% पार्ट पे एलुवियल सॉइल पाए थे, याद रखिएगा। इंडिया के 40% भूभाग पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को रेगूर सॉइल या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है ना? एक होता है कि लेटेराइट सॉइल में काजू केसू की खेती होती है, क्या होती है? ठीक है। अब बात करेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट में क्या होता है? सीमेंट का मेन जो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है वो लाइमस्टोन है और सिलिका है, ठीक है? लाइमस्टोन और सिलिका होता है, उसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है। जिप्सम याद रखिएगा, सीमेंट के अंदर जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है, वो धीरे धीरे जम पाए, ठीक है ना? याद रखिएगा, जो अगर हम लोग जहाँ पे प्लास्टरिंग करते हैं, जहाँ सीमेंट धीरे धीरे जमता है ना, वो स्ट्रांग होता है। तो धीरे धीरे जमने के लिए, ठीक है ना, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है? एक होता है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है ना, कौन किया था? जोसेफ एस्पेडिन किया था, ठीक है ना? वो हार्ड होता है और वाटर प्रूफ होता है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? हार्ड होता है और वाटर प्रूफ होता है। एक पोर्टलैंड एक जगह है ब्रिटेन में, वहीं पे इसका आविष्कार हुआ था। कौन? जोसेफ एस्पेडिन किया था, ठीक है? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात करेंगे। हाँ, कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन होती है, ठीक है? ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन का क्या, एक तरह से इनफ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होता है, ठीक है? ओके। अगर आप इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, एलपीजी, ठीक है ना? तो एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है बताइए? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोनों होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? ब्यूटेन होते हैं, ठीक है ना? तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, जो हाई प्रेशर में इसको रखा है थे ब्यूटेन और प्रोपेन को, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है उसमें? ब्यूटेन और प्रोपेन। इसी में क्वेश्चन और पूछता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है ना, वो ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है, ठीक है ना? इसलिए अगर उसका रिसाव हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसी का पता लगाने के लिए उसमें क्या, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन क्या होता है? वो सल्फर का कंपाउंड है। क्या है वो? कंपाउंड ऑफ सल्फर है। अगर कहीं रिसाव होता है तो उसका पता चल जाता है, किससे? इथाइल मरकैप्टन से, ठीक है? एक और हम बात करें, सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कौन है बताइए? नेचुरल गैस है। क्लीनेस्ट फ्यूल कौन है बताइए? नेचुरल गैस। इसका क्या होता है? मीथेन इसका कंस्टिट्यूएंट, ठीक है? ठीक है, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है? एक हम गोबर गैस में भी क्या होता है? मीथेन होता है। गोबर गैस में भी क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है? तो ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर गैस। याद रखिए, प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 होता है। CO+N2 होता है, ठीक है? और वाटर गैस में क्या होगा? नाम है वाटर, तो CO+H2 होगा, नॉट H2O। तो वाटर गैस में CO+H2, प्रोड्यूसर गैस में CO+N2। कोल गैस में क्या होगा? कि CO+CH4, ठीक है? और क्या हो जाएगा? CO+CH4, इसमें हाइड्रोजन भी रहेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा, इसमें हाइड्रोजन जोड़, CH4 जोड़ दीजिएगा,
आपको क्या हो जाएगा, कोल गैस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पावर एल्कोहल क्या होता है, अगर आप किसी पेट्रोल में एल्कोहल को मिला दीजिएगा तो वही पावर एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। अब एक और एमसीक्यू है कि फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है, उसमें मान सबसे अधिक होता है। एक और एमसीक्यू आप याद रख सकते हैं कि पेट्रोल में ना टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, ठीक है ना। उससे ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, नॉकिंग कम हो जाता है, ठीक है। तो टेट्रा इथाइलेट एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, उससे क्या होगा, वो आवाज़ कम करेगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ और याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में मस्टर्ड गैस का यूज किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में मस्टर्ड गैस का रूप में वीपन के रूप में हथियार के रूप में यूज किया जाता है। याद रखिए जैसे पेट्रोल को जमने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एविएशन फ्यूल है, जैसे वायुयान का फ्यूल है, ऊपर में जम ना जाए उसमें ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है उसमें, ग्लाइकोल मिलाया जाता है, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन है रेडॉन। रेडॉन क्या होता है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है, याद रखिएगा। है तो वो इनर्ट गैस, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और इसका है ना उपयोग कैंसर थेरेपी में होता है, कैंसर के उपचार में भी होता है रेडॉन का, ठीक है। रेडियोथेरेपी में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, बहुलक मतलब पॉलीमर, ठीक है ना। अब पॉलीमराइजेशन होता क्या है, अच्छा पहले इसका आंसर देख लेते हैं, ये क्या है, आइसोप्रीन है, ठीक है ना। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे कि पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, अगर सेम कंपाउंड या तो दो या दो से अधिक उसका मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो उसी रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब सेम कंपाउंड उसी का दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाते हैं, जब वो बड़ा अणु बन जाते हैं रिपीटिशन से, उसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है। स्टार्च और सेलुलोज जो होता है ना वो नेचुरल पॉलीमर होता है। स्टार्च और सेलुलोज जो होता है ना वो नेचुरल पॉलीमर होता है। वो क्या होता है, वो नेचुरल पॉलीमर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रबर का। रबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। रबर कितने प्रकार के होते हैं, रबर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रबर दो टाइप का, एक होता है नेचुरल रबर, दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। याद हो गया, नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर अभी जस्ट पढ़े, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, वही प्राकृतिक रबर, ठीक है। ठीक है, और जो सिंथेटिक रबर जो होते हैं ना उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर जो होता है इसमें होता है नियोप्रीन, नियोप्रीन, एक होता है थाइकोल। नियोप्रीन और थाइकोल ये क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। नियोप्रीन और थाइकोल क्या होता है, सिंथेटिक रबर होता है। तो नियोप्रीन में क्या होता है, टू क्लोरोब्यूटाडाइन होता है, उसी का ये पॉलीमर होता है। नियोप्रीन जो होता है सिंथेटिक रबर, टू क्लोरोब्यूटाडाइन होता है, और नेचुरल रबर आइसोप्रीन का होता है। और थाइकोल किसका पॉलीमर होता है, डाई क्लोरोइथेन प्लस पॉलीसल्फाइड का, ठीक है। डाई क्लोरोइथेन प्लस पॉलीसल्फाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात ये उठता है कि नियोप्रीन रबर और थाइकोल रबर का यूज किस लिए किया जाता है। जो नियोप्रीन रबर है जिसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में, इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें, कन्वेयर बेल्ट होता है ना जिस पे हम लोग सामान रख देते हैं और वो चलते रहता है, तो कन्वेयर बेल्ट में। थाइकोल जैसे स्टोरेज टैंक के रूप में, ठीक है, जिसमें अगर जैसे मिनरल ऑयल का पाइप है उसमें पेट्रोलियम जा रहा है तो उस वो सब थाइकोल का बना होता है, ठीक है। ठीक है, रबर से एक याद रखिए वल्कनाइजेशन प्रोसेस, वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण क्या होता है कि जब नेचुरल रबर में अगर हम सल्फर को मिला देते हैं ना तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वल्कनाइज्ड कहते हैं। उससे होता क्या है ना, जब नेचुरल रबर में आप सल्फर मिला दिए उसका एक डिफिनिट शेप हो जाता है। जैसे ग्लव्स, ग्लव्स में क्या एक टाइप का आपका रबर ही है ना, उससे ग्लव्स बन जाता है। रबर बैंड जो हम लोग हाथ में पहनते हैं वो बन जाता है जब जो वल्कनाइज्ड रबर का ही बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है बल्कनाइज्ड रबर जो है ना, बल्कनाइजेशन प्रोसेस उसका कौन आविष्कार किया था, चार्ल्स गुडियर किया था। कौन किया था, चार्ल्स गुडियर किया था,
ठीक है, एक नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक रबर किस में डिजोल्व हो जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में पूरी तरह से घुल जाता है। रबर किस में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, जो नेचुरल रबर जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसमें करते क्या हम लोग उसमें कुछ ना कुछ कार्बन मिला देते हैं, वो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे उसका टायर हो गया, टायर का तो हार्ड होता है, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, ठीक है ना, वो थोड़ा हार्ड रबर होता है। ठीक है, होता तो रबर ही है। ठीक है, ओके। फिर से एक बार देख ले, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का होता है। ठीक है, सिंथेटिक रबर जो नियोप्रीन 2 क्लोरोब्यूटाडाइन का होता है, थाइकोल डाइक्लोरोइथेन और पॉलीसल्फाइड का होता है। बल्कनाइजेशन क्या होता है, उसमें अगर आप सल्फर मिला देंगे उसका डेफिनिट शेप हो जाएगा, उसका ग्लव्स बन जाएगा, रबर बैंड बन जाएगा। उसका इन्वेंशन चार्ल्स गुडियर किया था। ठीक है, नेचुरल रबर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ कार्बन मिला के उसी से टायर हो गया, ट्यूब उससे बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, कि टेफ्लॉन निम्नलिखित किस एक का बहुलक है। टेफ्लॉन भी क्या एक टाइप का पॉलीमर है। देखिए याद रखिए, टेफ्लॉन जो होता है ना एक टाइप का प्लास्टिक है। तो याद रखिए, नाम है टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन। ठीक है ना, तो इसी का क्या है, यही टेट्राफ्लोरोइथेन जब उस दो या दो से अधिक टेट्राफ्लोरोइथेन जब मिल के जब बड़ा मोलिक्यूल बन जाता है तो उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक का। प्लास्टिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल प्लास्टिक। ठीक है, नेचुरल प्लास्टिक में याद रखिए लाख, जिसको लाह भी बोलते हैं। ठीक है ना, वो जलता है धू धू करके। ठीक है, नेचुरल प्लास्टिक का जस्ट एग्जांपल कौन है, एक लाख है। ठीक है ना, लाह। दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, सॉरी सिंथेटिक प्लास्टिक। तो सिंथेटिक प्लास्टिक में आप लोग पढ़े होंगे दो प्रकार का होता है, एक होता है थर्मोसेट थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। देखिए नाम में सेट हो गया नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब ये होता है क्या, कि आप उसको जब गर्म करिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा और ठंडा करिएगा तो हार्ड हो जाएगा। सिंपल देखते हैं ना, अगर आप प्लास्टिक को जब गर्म करते हैं ना वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाता है। आप इसको जितनी बार ठंडा गर्म करें वो क्या होगा, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, ये गुण हमेशा उसमें रहेगा, चाहे जितनी बार गर्म करो जितनी बार ठंडा करो। ओके, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। इसी का आपका एग्जाम्पल क्या है बताइए, पॉलीस्टायरेन। ठीक है ना, पॉलीस्टायरेन, ठीक है ना, नहीं कहता पॉलीस्टायरेन, पॉलीथीन जिसमें हम लोग सब्जी लाते हैं। ठीक है, पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड। देखिए यही विनाइल क्लोराइड जब बहुत सारा मिल जाए तो पॉली बन जाता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसका पाइप जो होता है पीवीसी पाइप। ठीक है, टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन भी वही है क्या, थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। टेफ्लॉन भी किसका है बताइए, थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथेन। इस क्या होता है, इसी से नॉन स्टिकी बर्तन बनता है। ठीक है, नॉन स्टिकी बनता है, जो नहीं चिपकता है ना, तो वही नॉन स्टिकी बर्तन बनता है। ठीक है, किससे, टेफ्लॉन से। ठीक है, ओके। पॉलीस्टाइरिन से क्या, एसिड का बॉटल बनता है, पॉलीथीन। ठीक है ना, ठीक है, C2H4। ठीक है, ये सब से बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है क्या, कि जो पॉलीथीन जो है ना वो फूड पैकेजिंग में यूज करते हैं, और रेन कोट जो है ना पॉलीकार्बोनेट से बनता है। ठीक है, जो रेन कोट है, बरसाती जो हम लोग कोट पहनते हैं ना, वो पॉलीकार्बोनेट का बनता है। किसका बनता है वो, पॉलीकार्बोनेट। एक थर्मोसेटिंग था, थर्मोसेटिंग में दो एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्मोसेटिंग में क्या दो है, ठीक है ना, इसको अगर एक बार हीट कर दीजिएगा तो सॉफ्ट, हीट करिएगा तो सॉफ्ट होगा, और जब उसको जब फिर ठंडा करिएगा तो हार्ड हो जाएगा। फिर जब दूसरी बार हीट करिएगा तो वो सॉफ्ट होगा ही नहीं होगा, मतलब एक ही बार वो हीट करने पे सॉफ्ट होगा। जो एक बार डिजायर्ड शेप ले लिया वो शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप फर्दर हीटिंग करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेचर रेसिस्टेंट पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। इसलिए आप देखते हैं जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। क्यों, वो उसमें आग भी लग गया तो प्लास्टिक जल्दी जलता नहीं है। ठीक है, तो थर्मोसेटिक बेकेलाइट और मेला। तो एक क्वेश्चन और पूछता है, बेकेलाइट किसका बना होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है। बेकेलाइट किसका बना होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है। तो बेकेलाइट का जो आविष्कार किया था ना, लियो बेकेलैंड किया था, बेल्जियम का केमिस्ट था 1907 ईस्वी में। ठीक है ना, तो लियो बेकेलैंड था। ठीक है ना,
ठीक है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में गर्म करके बनाते हैं तो उससे क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। उससे रेडियो हो, टेलीविजन का जो केस होता है ऊपर का ना, उसको जो ढकते हैं, बाल्टी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक स्विचेज, ये सब किसका बनता है, बेकेलाइट का बनता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आ ही गया। बेकेलाइट निम्नलिखित में किससे किसके संग्रहण से बनता है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम गर्म कर देते हैं ना, तभी क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है। ठीक है, ये टेम्परेचर रेसिस्टेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है जब हम उसको एक बार गर्म सॉफ्ट हो जाता है, और जब ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद कितना भी गर्म करिए तो उससे फिर वो सॉफ्ट होने वाला नहीं है, तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। सॉरी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ट्राइग्लिसराइड क्या है। देखिए जहाँ पे ग्लिसरीन वर्ड आ जाए ना, तो वो एक टाइप का फैट हो जाता है, याद रखिएगा। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक टाइप का वो फैट है। क्या है वो, फैट है। ठीक है ना, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो जो बॉडी के अंदर एक पाए जाने वाला एक फैट है। जब हमारे शरीर में जब है ना एनर्जी जब हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं ना, तो वही जो अनयूज्ड एनर्जी है ना, वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब याद रखिएगा हार्मोन क्या है, इंजाइम क्या है, मेनली रूप से प्रोटीन है। वो क्या है, मेनली रूप से वो क्या है, प्रोटीन है। इंजाइम और हार्मोन। अच्छा, इंजाइम को हम लोग बायोकेटालिस्ट भी बोलते हैं, नहीं प्रोटीन तो है, वो बायोकेटालिस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, अगर पूछेगा केटालिस्ट का आविष्कार कौन किया था, बर्जिलियस ने किया था। ठीक है, मिनरल एक याद रखिएगा, सी वुड, समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 38 करे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पे क्या होता है। ठीक है, तो उस फिल्टर पेपर पे क्या होता है, उस पर याद रखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसमें होता कि काम कैसे करता है उसको आप याद रखिए। एक होता है कि पुलिस क्या करता है, जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो उस जो पुलिस के पास ब्रीथ एनालाइजर होता है। ठीक है, क्या होता है उसके पास, ब्रीथ एनालाइजर होता है। ठीक है, तो ब्रीथ एनालाइजर में क्या करते हैं, जो शराब पिया है, अब कैसे पता करेंगे वो शराब पिया है कि नहीं पिया है, तो उसको बोलेंगे सांस लेने के लिए। जो एक्सहेल्ड ब्रीथ है, जो छोड़ा गया सांस है ना, वो जैसे ही, ठीक है ना, तो अब वो होता क्या है ना, कि जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, समझिएगा, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है वो, रेडिश ब्राउन होता है, वो लाल भूरा टाइप का होता है। ठीक है ना, और जब इसी पे एल्कोहल आता है, क्या आता है बताइए, एल्कोहल। शराब में क्या होता है, एल्कोहल होता है। जब इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट पे जब एल्कोहल का जब वो सांस सांस को जब छोड़ा जाता है, अगर उसका कलर ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब वो शराब पिया हुआ है। और अगर ग्रीन नहीं हुआ तो इसका मतलब शराब नहीं पिया हुआ है। तो अगर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर रेडिश ब्राउन से ग्रीन हो जाए, क्या हो जाए वो, ग्रीन हो जाए, तो इट टेल्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ठीक है, वो एल्कोहल की उपस्थिति के बारे में बताता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर पुलिस क्या करता है, ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग करता है, और जो शराब पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है, उससे कहते हैं एक्सहेल करिए, सांस को छोड़िए, और उसी सांस छोड़े हुए हवा को अगर उसमें थोड़ा भी अल्कोहल होगा, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो नेचुरल कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है। जैसे इस पे अल्कोहल जाएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो अल्कोहल का प्रेजेंस है, इसका मतलब शराब पिया हुआ है। और अगर ग्रीन नहीं होगा तो इसका मतलब शराब नहीं पिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती हैं। तो हम लोग देख ही लिए थे, जो एलपीजी में होता है क्या होता है, कि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, C4H10 और ये C3H8। ठीक है, H10 होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिक्सचर होता है, क्या, जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, वो हाई प्रेशर पे उसको
स्टोर किया जाता है गैस सिलेंडर में, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसीलिए इसके रिसाव की पहचान के लिए इसमें एक सल्फर का कंपाउंड है इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। देखिए, ग्रीन हाउस है ना, मेन रूप से सभी मुख्य है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस हैं। अब हम बात करें ग्रीन हाउस गैस कहते किसको हैं। ये ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, जब सनलाइट जब नीचे आती है, जब वो अर्थ से टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट होके जब वापस एटमॉस्फेयर में जाती है ना, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, तो उसका वो उस जैसे वो रिफ्लेक्ट होती है ना, उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। तो वो हीट को, वो जो जो रिफ्लेक्टेड हीट है ना, उसको बाहर नहीं जाने देता, उसको ट्रैप करके रख लेता है। तो उससे क्या होता है, एक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एक हाउस का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ठीक है, यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर का थिकनेस किस यूनिट में नापते हैं, उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉब्सन यूनिट में नापते हैं, ठीक है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। एक डॉब्सन में क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। एक डॉब्सन यूनिट में 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।